चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में कल की क्लास में हमने हाइपरमेट्रोपिया देखा था। दैट इज फार साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस। दूर का दिख रहा है बट पास का हमें प्रॉपरली नहीं दिख रहा है ना। इसके पहले मायोपिया देखे थे जिसमें उल्टा कंडीशन था। यू आर एबल टू सी द नियर बाय थिंग्स डिस्टिंक्टली बट वर अनेबल टू सी द फार अवे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। दैट वाज मायोपिया। इसको करेक्ट करने के लिए भी यूज कॉन्केव लेंस, है ना। कॉन्केव लेंस का यूज किया था हमने। और हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए भी यूज कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि आपके आई लेंस का पावर कम हो गया है। वीक एक्शन ऑफ सिलरी मसल, लो कन्वर्जिंग पावर। तो उसके कन्वर्जिंग पावर को बढ़ाने के लिए कन्वर्जिंग लेंस ही लगाना पड़ेगा। तो दैट इज व्हाई वी वर यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस टू करेक्ट हाइपरमेट्रो। दोनों ही डिफेक्ट में डिफेक्टिव आई का डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है एंड करेक्टिव आई का डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है ना। ये हाइपरमेट्रोपिक आई है और ये उसका करेक्शन है, और ये मायोपिक आई है और ये उसका करेक्शन। बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके न्यूमेरिकल जो हमने लास्ट क्लास में किए थे। इसका एक पैटर्न है करने का कि अगर हमारे पास क्वेश्चन मायोपिया का आता है जहाँ पे फार पॉइंट हैज बीन शिफ्टेड फ्रॉम इंफिनिटी टू सम नियर बाय पॉइंट, राइट, मतलब लेस देन इंफिनिटी। द न्यू फार पॉइंट इज लेस देन इंफिनिटी। उस केस में हमें यू क्या लेना है, हमेशा इंफिनिटी, अगर मायोपिया का क्वेश्चन है तो। और वी क्या लेना है, जो भी हमारा नया फार पॉइंट। ये तो नॉर्मल आई का फार पॉइंट है इंफिनिटी, और जो हमारा नया फार पॉइंट है दैट विल बी अवर वी, करेक्ट। और फिर ये लेंथ फॉर्मूला यूज करके वी हैव टू फाइंड द फोकल लेंथ। वंस द फोकल लेंथ इज डिराइव्ड, हम पावर निकाल सकते हैं 1/फोकल लेंथ। हमने देखा था मायोपिया में चीजें इजी थी बिकॉज यू की वैल्यू इंफिनिटी है एंड 1/इंफिनिटी 0 हो जाता है, तो ये टर्म पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो बच क्या रहा था, एफ बराबर वी, एफ इज इक्वल्स टू वी, ठीक है। तो जो आपका नया फार पॉइंट है ना, एक्चुअली वही फोकल लेंथ है आपके कॉन्केव लेंथ का। समझ रहे हैं, जो नया फार पॉइंट है दैट इज द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव लेंथ which you should use to correct it. Am I clear? ठीक है। तो इस तरह से अपने पावर निकाला था लास्ट क्लास में। देन वी सॉ द क्वेश्चन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। उसका भी एक तरीका होता है करने का। उसमें क्या होता है कि हमारा नया नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से खिसक के पीछे चला जाता है। देयर फार पॉइंट बिकम्स लेस देन इंफिनिटी, हियर नियर पॉइंट बिकम्स मोर देन 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो नॉर्मल आई वाला नियर पॉइंट है वो बन जाता है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जस्ट लाइक जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में नॉर्मल आई का फार पॉइंट बन गया था हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वैसे ही इन क्वेश्चंस में नॉर्मल आई का नियर पॉइंट बन जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, करेक्ट। ये देखा था हमने लास्ट क्लास में। और वी क्या होगा, नया वाला नियर पॉइंट, जैसे यहां था वी नया वाला फार पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे ही वी कौन बोल रहा है, नया वाला नियर पॉइंट। जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि द नियर पॉइंट ऑफ अ ओल्ड पर्सन इज 50 सेंटीमीटर। पहले 25 सेंटीमीटर था जब जब उनकी आंखें सही थी, पर अब उनको हाइपरमेट्रोपिया हो गया है, उनको लॉन्ग साइटेडनेस हो गया है, तो उनका ये 25 सेंटीमीटर वाला पॉइंट खिसक के पीछे चला गया है एट 50 सेंटीमीटर। तो हमारे करेक्टिव लेंस को क्या करना है कि इस 25 सेंटीमीटर में रखी हुई चीज का इमेज 50 सेंटीमीटर में बना दे। फिर वो 50 सेंटीमीटर में जो इमेज है वो हमारे आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी एंड द फाइनल इमेज विल बी फॉर्म इन द रेटिना, ठीक है। यही इस 3 लाइन में लिखा हुआ है हाइपरमेट्रोपिया में भी, और यही 3 लाइन अपन ने मायोपिया में भी देखी। ये इसका मेथड है करने का क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे न्यूमेरिकल कि एक पर्सन है उसको ये डिफेक्ट हो गया है और उसका नया नियर पॉइंट या नया फार पॉइंट ये है, तो बताइए हाउ यू विल करेक्ट इट, व्हाट इज द डिफेक्ट, है ना, एंड व्हाट इज द करेक्टिव लेंस, व्हाट इज द पावर ऑफ दैट करेक्टिव लेंस, तो ये आपको बताना होगा, ठीक है। तो इस सेक्शन से एक क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने चालू किया था दैट वाज आवर फर्स्ट फिनोमेना, डिस्पर्जन। डिस्पर्जन क्या होता है, क्यों होता है और कैसे होता है, हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो डिस्पर्जन होता क्या है, इट इज द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट ही क्यों,
देखिए white light is made up of multiple colors and those are 7 colors with your violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. तो हमारा ये जो white light है इन 7 कलर्स से मिलके बना है और इन 7 कलर्स की स्पीड एयर में सेम है 3 × 10⁸ मीटर, एयर वैक्यूम में सेम है, इसलिए हमें व्हाइट लाइट दिखती है एयर में। पर अगर ये व्हाइट लाइट किसी और मीडियम से गुजरे तो वहां पे ये अपने 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, क्योंकि हर कलर का स्पीड अलग होता है इन अनदर मीडियम, है ना। अगर आप एयर वैक्यूम को छोड़ दोगे तो किसी और मीडियम में, वाटर ले लो या ग्लास ले लो, उन मीडियम्स में हर कलर की लाइट का स्पीड अलग अलग होता है, क्योंकि हर कलर का वेवलेंथ अलग होता है। समझ रहे हैं? हर कलर का वेवलेंथ अलग होता है, फ्रीक्वेंसी अलग होती है, दैट इज वाई उनका स्पीड भी अलग होता है। एम आई क्लियर? है ना। वेवलेंथ क्या होता है हमने पढ़ा है क्लास 9th में कि इसको वेव बोलते हैं, और दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट या दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के डिस्टेंस को हम वेवलेंथ बोलते हैं। जितना ज्यादा वेवलेंथ होगा फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम होगी। देखिए आप ये समझिए कि इतना टाइम लग रहा है आपके एक वेव को होने में, तो ऐसी एक वेव बहुत कम होगी, पर वही अगर वेवलेंथ छोटी होती तो इतना ही टाइम लगता एक वेव को होने के लिए, तो वेव ज्यादा बार हो पाती। तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, लैम्डा अगर कम होता है तो फ्रीक्वेंसी जिसको हम न्यू से डिनोट करते हैं, न्यू, वो ज्यादा होता है, एंड वाइस वर्सा। लैम्डा ज्यादा, फ्रीक्वेंसी कम। एम आई क्लियर? लैम्डा ज्यादा होने का मतलब है टाइम पीरियड ज्यादा, और टाइम पीरियड ज्यादा होने का मतलब है फ्रीक्वेंसी कम। ठीक है? तो सब कलर की फ्रीक्वेंसी वायलेट से लेकर के रेड तक फ्रीक्वेंसीज अलग अलग होती हैं, वेवलेंथ अलग अलग होती हैं, इसलिए स्पीड्स भी अलग अलग। एम आई क्लियर? इसलिए अंदर जाने के बाद वो अपने 7 कलर्स में इस तरीके से स्प्लिट हो जाते हैं। ठीक है? और उसमें क्या होता है, आपके कलर रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। ठीक है? इसलिए वो सबसे कम डेविएट होती है। इसलिए जब आप इसका 7 कलर जो निकलेगा उसको देखने के लिए जब आप एक फोटोग्राफिक प्लेट यहाँ पे रखोगे, ऐसा रहेगा ये रिसीव करने के लिए, ऐसा होना चाहिए ना, फेस इसकी तरफ होना चाहिए, ताकि फोटोग्राफिक प्लेट में वो सारे कलर्स आकर के स्ट्राइक करे और आपको वो कलर्स दिखे। तो आपने ऐसा रख दिया उसको, तो जब आपने ऐसा पलट करके देखा इसको तो ये ऐसा कुछ दिखा, 7 बैंड्स ऑफ कलर। वो सारे बैंड एक दूसरे से टच हो रहे थे, ओवरलैप कर रहे थे। इसमें सबसे नीचे कौन सा बैंड था? वायलेट कलर का। वायलेट कलर ऊपर नहीं बनाएंगे, भले हम सीक्वेंस ये रखते हैं कलर का, बट उस डिस्पर्जन के बाद जब हमको स्पेक्ट्रम मिलता है तो क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। ये स्पेक्ट्रम में रेड सबसे ऊपर होता है और वायलेट सबसे नीचे। ये ध्यान रखेंगे, उल्टा नहीं बनाएंगे क्या, क्योंकि रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होने के कारण उसका डेविएशन, डेविएशन ही तो हो रहा है सबका। डेविएशन मतलब क्या होता है? अपने पाथ से हट जाना, डेविएट हो जाना। ये लाइट तो यहां से जाती सीधा, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रिज्म, दिस ट्रायंगुलर प्रिज्म, ये लाइट कैसे हो गई? बेंड हो गई, क्योंकि 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, इससे लाइट बेंड हो गई अपने पाथ से। तो कितने एंगल से डेविएट हुई है ना, उसी को डेविएशन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? एंगुलर डेविएशन। तो बी मोर प्रिसाइज क्या बोल रहे हैं? एंगुलर डेविएशन। देखो इसी तरह का डेविएशन ना रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में भी था, बट नॉट एग्जैक्टली दिस काइंड ऑफ डेविएशन। पर हाँ, लाइट अपने पाथ से खिसक तो रही। कैसे? ये इंसिडेंट रे थी, एयर से ग्लास में घुस रही थी, इट वॉज बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल, करेक्ट। फिर वो ग्लास से एयर में जा रही थी, इट वॉज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब अगर आप इस लाइट और इस लाइट को देखोगे ध्यान से, तो ये था ओरिजिनल पाथ लाइट का, बट इट हैज शिफ्टेड टू दिस साइड। तो इसको हमने नाम दिया था लेटरल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ था, एंगल से थोड़ा कुछ खसकी थी। दो पैरेलल लाइन के बीच का एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। इन दोनों के बीच के एंगल 0 डिग्री है, बट कुछ ना कुछ डिस्टेंस से खिसकी तो है ना, उसको बोलते थे अपन लेटरल डिस्प्लेसमेंट। बट यहाँ क्या हो रहा है? व्हाट इज हैपनिंग हियर? ये रहा ट्रायंगुलर प्रिज्म, एक ही इंसिडेंट रे लेके बात करते हैं, मतलब स्प्लिटिंग नहीं कराते। तो ये एक इंसिडेंट रे अंदर गई, करेक्ट। ये रहा उसका नॉर्मल, एयर से ग्लास में जा रही है, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये बेंड हो गई। नाउ अगेन एक और सरफेस आ गया, फिर हो जाएगी ग्लास से एयर में, ये रहा इसका नॉर्मल, नाउ इट विल बेंड टुवर्ड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। पहले वो
नॉर्मल के टूवर्ड बेंड हुई, अब नॉर्मल से दूर बेंड हुई, क्योंकि एक बार वो रेयरर से डेंसर में जा रही थी लाइट, और अब वो जा रही है डेंसर से रेयरर में. So when a light travels from rarer medium to denser medium, it bends towards the normal, and when a light travels from या passes from denser to rarer, it bends away from the normal. ठीक है, क्लियर है? तो अब यहाँ देखो, यहाँ कैसा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. यहाँ तो हमको समझ में आ गया कि पैरेलल डिस्प्लेसमेंट है, और वो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, ध्यान देना. इंसिडेंट रे को आगे खींचते हैं, और हमने इंसिडेंट रे को आगे खींचा ना, अरे हाँ ना, इंसिडेंट रे और आगे खींचे कि नहीं सीधा. और जो हमारी इमर्जेंट रे, तो क्या नाम देते हैं अपन, इमर्जेंट रे. इसलिए नाम दे रहे क्योंकि वो इमर्ज होके आ रही है बाहर, है ना, वो इमर्ज होके आ रही है बाहर. तो इन दोनों को पैरेलल देखा हमने. अब यही काम हम यहाँ भी करते हैं. इस रे को आगे बढ़ाते हैं डॉटेड लाइन से. डॉटेड लाइन से इसलिए क्योंकि वो एक्चुअल पाथ नहीं है ना, अब तो पाथ बदल चुका है, तो वो आपकी नॉर्मल पाथ. अगर वो प्रिज्म नहीं होता तो लाइट ऐसे जाती, पर इस प्रिज्म की वजह से लाइट 2 बार बेंड हो गई, जिससे अब लाइट ऐसे जा रही है. तो आप इसको भी पीछे प्रोड्यूस करो, यू विल फाइंड एक एंगल बन रहा है दोनों के बीच. दिख रहा है सबको? वो एंगल दिख रहा है. किसके किसके बीच में बना है वो एंगल? इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच. और इसको हम कहते हैं एंगुलर डेविएशन. क्या बोलेंगे? एंगुलर डेविएशन या एंगल ऑफ डेविएशन. एंगल ऑफ, यहाँ एक एंगल बन रहा है, यहाँ एक एंगल नहीं बन रहा था, क्योंकि वो दोनों पैरेलल. इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आर पैरेलल टू ईच अदर, बट यहाँ पे द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे आर नॉट पैरेलल. एक ऐसी जा रही है, दूसरी ऐसी जा रही है, क्योंकि एंगल बन रहा है ना. तो इसको अपन डिनोट करते हैं डेल्टा से. इसको डेल्टा बोलते हैं. 8 पूरा मत बनाना, आधे में छोड़ देना. समझ आए क्या? पार्शियल साइन भी बोलते हैं इसको कई बार. तो ये हो रहा है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन. समझ में आ रहा है क्या? अब अगर मैं वो स्कूल वाले डायग्राम में वापस आऊं, डिस्पर्जन वाले में, तो सबसे कम डेविएशन किसका हो रहा है? रेड कलर का भाई. वायलेट सबसे नीचे गई है, और रेड सबसे ऊपर है ना. देखो ये रहा एंगल रेड वाले का, और ये रहा एंगल वायलेट वाले. दिख रहा एंगल, है ना? तो एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज्यादा है वायलेट का. देखिए वो बेंड भी सबसे ज्यादा हुई है ना. सबसे कम बेंड कौन हुई है? रेड लाइट. एम आई क्लियर? ठीक है. तो ये समझ में आ गया डिस्पर्जन. तो मैंने आप लोग को ये नोट लिखने कहा था कि डिस्पर्जन का ये नोट लिख लेना. इसमें जो 2 लाइन करके 3 बार में बनाया, उसमें वो तो हो क्या रहा है, पहला 2 लाइन है डिस्पर्जन का डेफिनेशन, अगला 2 लाइन है उन कलर्स के बारे में, और अगला 2 लाइन है प्रिज्म के बारे में, और ये डायग्राम. ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं. ये पिछले क्लास का ही रिवीजन है ना, कि मायोपिया में हम व्यू को हमेशा क्या लेते हैं, इंफिनिटी. वी क्या होता है? नया वाला फार पॉइंट विद अ नेगेटिव साइन. हाइपरमेट्रोग्राम में क्या करते हैं अपन? व्यू को -25 लेते हैं, और वी बन जाता रहा हमारा नया वाला नियर पॉइंट विद अ माइनस साइन. करेक्ट? ये वो उसका तरीका है बनाने का. ठीक है. लैम्डा कम, फ्रीक्वेंसी ज्यादा. करेक्ट. रीजन मैंने आपको बता दिया कि हर एक लाइट का स्पीड अलग अलग है मीडियम में. दैट इज व्हाई डिस्पर्जन टेक्स प्लेस. द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज सेम. वैक्यूम एयर में सेम है सबका फॉर ऑल द वेवलेंथ, बट द स्पीड इन अ मीडियम इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वेवलेंथ. This means that refractive index of a particular medium is different for different wavelengths. The refractive index decreases for increasing wavelength. मतलब अगर वेवलेंथ बढ़ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, रेडिएशन कम होगा. उल्टा, वेवलेंथ कम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, रेडिएशन ज्यादा रहेगा. समझ रहे हैं? ठीक है. अब ये तो बात हुई स्प्लिटिंग की. अगर आप चाहते हो कि वो जो 7 कलर एक स्प्लिट हो गया था ना व्हाइट लाइट, उन 7 कलर को वापस से मिक्स करना, तो कहेंगे रिकॉम्बिनेशन. क्या बोलेंगे? कि वापस कंबाइन कर रहे हैं ना, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज रिकॉम्बिनेशन. उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? देखो, यही व्हाइट लाइट अगर अपन ने रेक्टेंगुलर स्लैब से पास कराई, तो कुछ नहीं हुआ, स्प्लिटिंग नहीं हुई. क्यों नहीं हुई स्प्लिटिंग? क्योंकि दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस आपस में पैरेलल. के बारे में हमने कल भी बात की थी कि अगर दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस आपस में पैरेलल होते हैं तो स्प्लिटिंग नहीं होती. स्प्लिटिंग क्यों हुई? क्योंकि वो दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस आपस में इंक्लाइन थे एट सम एंगल. दैट इज व्हाई व्हाइट लाइट अपने 7 कलर्स में स्प्लिट हुई.
ठीक है। अब अगर आप चाहते हो कि वो स्प्लिटिंग वापस से कंबाइन हो जाए, तो आप ऐसा ही कुछ पैरेलल सरफेस क्रिएट करो। पैरेलल सरफेस कैसे क्रिएट होगा, ध्यान देना। ये तो हमारा सिंगल प्रिज्म दिख रहा है आपको, जो पहले बनाए थे अपन ने, उससे 7 कलर्स निकल रहे थे बाहर। इन 7 कलर्स को ना वापस एक और प्रिज्म में फॉल करवाओ, बट अब वो प्रिज्म ऐसा रखना है कि वो पिछले वाले के सरफेस से पैरेलल हो। आप समझ रहे हो? तो हमने उसको अपसाइड डाउन रखा, मतलब एक प्रिज्म ऐसा है और दूसरा प्रिज्म उल्टा। तो आप देख लो, ये पैरेललोग्राम नहीं बन रहा ये वाला, इतना पार्ट को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं अपन। ये दो पैरेलल सरफेस के कारण ये दोनों जो स्प्लिटेड लाइट्स हैं, ये वापस से मिक्स होके बाहर क्या निकल रही है, व्हाइट लाइट। तो अगर आपको रिकॉम्बिनेशन कराना है तो यू हैव टू डू दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट। मैं क्लियर? इसको वापस से ऐसे रख दोगे तो वो स्प्लिट ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। इनफैक्ट और बेंड होती जाएगी बस, और नीचे की तरफ और डेविएशन बढ़ता जाएगा। एम आई क्लियर? बट अगर आपको रिकम्बाइन कराना है तो एक ही तरीका है, यू टेक अनदर प्रिज्म एंड प्लेस इट अपसाइड डाउन। अपसाइड डाउन मतलब उसका अप साइड को डाउन रख दो, तो डाउन साइड अप हो जाएगा। अप साइड मतलब ये अप साइड होता है ना प्रिज्म का, अप साइड को डाउन कर दिए तो डाउन साइड अपने आप अप हो गया, इसलिए इसको अप साइड डाउन पोजीशन बोल रहे हैं। समझ रहे हैं क्या? तो क्या हो गया, वापस से आपको व्हाइट लाइट मिल गई। क्लियर है? तो एक बार रीड करते हैं। इफ टू आइडेंटिकल प्रिज्म आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, आइडेंटिकल मींस कि दोनों का एंगल सेम होना चाहिए, ये वाला, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। इट इज नोन एज एंगल ऑफ, दे शुड बी सेम। अगर वो सेम है तो दोनों प्रिज्म आइडेंटिकल है। ठीक है। So if two identical prisms are placed parallel to each other in upside down position with each other, then the light dispersed, जो light dispersed हुई थी by the prism ABC is recombined by the prism A dash B dash C dash. ये तो नाम दिए हैं बस, आप अपने उनसे नाम दे सकते हो। The light coming out of the prism A dash B dash C dash will again be of white color. ठीक है? This happens because अब ये हो क्या रहा है, because dispersion produced by prism ABC is equal and opposite to that of prism A dash B dash। दोनों का डिस्पर्जन कैंसिल हो गया, दैट इज वाई जो व्हाइट थी वो व्हाइट वापस आएगा। समझ रहे क्या? यही चीज रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में भी हो रही है। दैट इज वाई हमको जब अंदर गई इंसिडेंट रे वो भी व्हाइट थी, इमर्जेंट रे भी वो भी व्हाइट है, लेकिन दोनों सरफेस पैरेलल। तो डिस्पर्जन के लिए एक कंडीशन ये भी है कि बोथ द सरफेस जिनमें हम ये जिसमें हम रिफ्रैक्शन करवा रहे हैं, वो दोनों सरफेस आपस में इंक्लाइन होने चाहिए एट सम एंगल, पैरेलल नहीं होने। समझ रहे हैं क्या? तभी डिस्पर्जन हो पाएगा। ठीक है। एक डिफेक्ट और है जो हम वहां पे छूट गया था, वो है प्रेस बायोपिया, वही ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। एक तो हाइपरमेट्रोपिया है, एक होता है ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। इसका मतलब क्या है कि द आई लेंस ग्रोज थ्रू आउट द लाइफ एंड सीलरी मसल लूज द कैपेसिटी टू चेंज द फोकल लेंथ ऑफ बिग लेंस। देखो, ऐसा नहीं है कि हाइपरमेट्रोपिया इस एज में नहीं होता। हमने जो पीछे पढ़ा हाइपरमेट्रोपिया मेट्रोपिया वो इस एज वाला ही हाइपरमेट्रोपिया है। मैंने कहा था ना कि 100 में से 90 लोग होंगे जिनका मायोपिया ही होगा, पर वो 10 लोग को तो हाइपरमेट्रोपिया हुआ है ना, तो उनको तो कॉन्वेक्स लेंस लगाना पड़ेगा। ठीक है। पर अब जिनको कुछ नहीं हुआ पूरे लाइफ टाइम में, उनको ओल्ड एज में हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है, तब उसको नाम देते हैं प्रेस बायोपिया। है ये भी हाइपरमेट्रोपिया, बट नाम क्या दिया उसको, प्रेस बायोपिया। उसका एक और नाम क्या है, ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। वो ये बोलना चाह रहे हैं, वो जो मैं आपको कॉन्वेक्स बाइफोकल लेंस बताया था, कि जो जिसको पहले से ही मायोपिया है उसको ओल्ड एज में जाके मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है या प्रेस बायोपिया हो जाता है, तो उस केस में वो इस टाइप के लेंस यूज करेंगे। इसको क्या बोल रहे हैं अपन, बाई फोकल लेंस। यहाँ पे ऊपर वाला पार्ट क्या है, कॉन्केव टू सी व्हाट, फार अवे ऑब्जेक्ट टू करेक्ट मायोपिया, एंड नीचे वाला पार्ट क्या है, कॉन्वेक्स टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है। The eye lens grows throughout the life and ciliary muscle lose the capacity to change the focal length of big lens. Due to this, near point of old age person recedes. Recedes मतलब पीछे चला जाएगा, 25 सेंटीमीटर से पीछे चला जाएगा। This type of hypermetropia is experienced in old age, तभी old age hypermetropia बोल रहे हैं। It is corrected by placing the convex lens. तो देखो यहाँ पे रीजन क्या है हाइपरमेट्रोपिया का, कि एज के साथ सीलरी मसल थक गए, ये है रीजन। और हाइपरमेट्रोपिया का रीजन क्या था, आई बॉल का छोटा हो जाना, बड़ा होगा तो वो तो मायोपिया है, छोटा हो जाना।
और दूसरा क्या था कि कॉन्वेक्स लेंस का पावर कम हो जा रहा है। ये रीजन था हाइपरमेट्रोपिया का और ये रीजन है प्रेस बायोपिया का। तो रीजन थोड़ा सा अलग है, चीज तो दोनों में सेम हो रही है कि पास का नहीं दिख रहा है। तो दोनों एक तरह से हाइपरमेट्रोपिया ही है, बस रीजन अलग अलग है कि ये वाला जो है वो ओल्ड एज के साथ हो रहा है। ठीक है, इट इज करेक्टेड बाय प्लेसिंग कॉन्वेक्स लेंस बिफोर द आई। अगर अगर मान लो कोई ऐसा है जिनको जिंदगी भर में मायोपिया भी नहीं हुआ, तो उस एज में जाके सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस लगाएंगे, तब बाइफोकल लगाने की जरूरत नहीं है भाई, है ना। पर बाइफोकल कब लगेगा? इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम बोथ myopia as well as hypermetropia, the person needs a bifocal lens. और उन बाइफोकल लेंस में होता क्या है? The upper part is concave lens to correct the myopia and the lower part is convex lens to correct the hypermetropia. क्लियर है ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट बार। ठीक है, इसके अलावा एक डिफेक्ट वो कैटरैक्ट है, वो कोर्स में नहीं है आपके, बट वो भी याद रखना कि वो कैटरैक्ट में होता क्या है कि आपके अंदर से आई लेंस पूरा क्लाउडी हो जाता है, व्हाइट हो जाएगा, ओपेक हो जाएगा। अभी जो ट्रांसपेरेंट है, द लाइट इज एबल टू पास ना टू दैट लेंस, जब ओपेक हो जाएगा तो पास नहीं हो पाएगी। तब आप बाहर कुछ भी लेंस लगा लो आपको नहीं दिखेगा। तब उसके लिए अपन ने क्या बात की थी कि सर्जरी करके ही हम वो लेंस को रिप्लेस करते हैं विद द न्यू लेंस। ठीक है, ओके, यही मैंने भी आपको बताया कि एक सिंगल लाइट को लेकर के ना डायग्राम दिख रहा है, इंसिडेंट रे गई, नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे, है ना। अब ये फिर से रिफ्रैक्ट होने वाली है, दूसरा नॉर्मल, ये रहा इमर्जेंट रे। आपने इंसिडेंट रे को आगे प्रोड्यूस किया, इमर्जेंट रे को पीछे प्रोड्यूस किया, और एक जगह जाके दोनों आपस में मीट हो जाएंगे और वही बनेगा एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, अब दो क्वेश्चन आ सकते हैं प्रिज्म के, ध्यान देना। अगर डिस्पर्जन समझाने बोलेगा तब ये मत बना देना, डिस्पर्जन में तो हमको स्प्लिटिंग दिखानी है ना, साफ कलर वाली, तो पीछे वाला डायग्राम बनेगा। रिकॉम्बिनेशन बोलेगा तो सिंपल है, दो प्रिज्म बनाना है अपसाइड डाउन पोजीशन में। और अगर सिर्फ बोला कि एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, तब ये बनाना है, तब डिस्पर्जन मत दिखा। समझ आए क्या? जनरली हम इसमें और डिस्पर्जन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें बनाना कौन सा डायग्राम है। तो अगर प्रॉपर डिस्पर्जन बोला है तो यू हैव टू शो स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। बट अगर रिफ्रैक्शन बोला है तो सिर्फ ये समझाना है, जैसे अपन रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में समझाए थे वैसे यहाँ करना है। एक बार एयर से ग्लास, ग्लास से एयर, bending towards the normal, bending away from the normal. Their incident ray was parallel to emergent ray. Here incident ray is making some angle with the emergent ray. And that angle is known as angle of deviation. समझ रहे हैं क्या? ये डायग्राम क्लियर है, एक एक चीज, एक एक वर्ड क्लियर है डायग्राम का, है ना। आपको लेबलिंग भी करनी है प्रॉपर, ये तो ये चीज दिखानी है एक्चुअली इस पूरे डायग्राम में। नया तो हमारे लिए यही है, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो एंगल ऑफ डेविएशन होता क्या? इट इज द एंगल थ्रू विच इंसिडेंट रे हैज बीन डेविएटेड बाय द प्रिज्म। इंसिडेंट रे का तो डेविएशन हुआ ना, वरना इंसिडेंट रे तो सीधे से जा रही थी। इस प्रिज्म ने ही इंसिडेंट रे को कैसे डेविएट कर दिया? यहां से ऐसे कर दिया, ऐसे से ऐसे। तो इसी एंगल को हम क्या बोल रहे हैं? एंगल ऑफ डेविएशन। तो दिस द एंगल थ्रू विच इंसिडेंट रे इज डेविएटेड बाय द प्रिज्म, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे। ठीक है, फ्लैशबैक क्यों लिखा है यहाँ पे मैं आपको याद दिला चुका हूँ। पढ़ो लाइन क्या लिखी फ्लैशबैक में। फ्लैशबैक समझते हो ना, कि आप आज बैठ के पिछला दिन याद कर रहे हो, हालांकि आप याद नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको याद नहीं है, तो मैंने याद दिलाया ना आपको कि हमने रेक्टेंगुलर ग्लास प्रिज्म पढ़ा था, जहां पे इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे क्या थी आपस में पैरेलल, हमने प्रूव भी किया था। आई और ई को इक्वल प्रूव करके हमने ये बताया था कि इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आर पैरेलल टू। हाँ, स्नेल्स लॉ को यूज करो। स्नेल्स नहीं, स्नेल तो वो होता है, स्नेल तो वो है ना, स्नेल क्या होता है क्या? तो पंखेड़ा ना, पंखेड़ा बोलते हैं ना। अरे हिंदी में उसको पंखेड़ा बोलते हैं क्या? हाँ, क्या बोलते हैं? ढोंगी, ढोंगी मतलब ढोंग करता है जो, अच्छा, बाहर से कफ है अंदर से कॉफ करते हैं। ठीक है, क्लियर है। ये लिखना नहीं है, ये समझाने के लिए, याद दिलाने के लिए, ये फ्लैशबैक लिख लेंगे, है ना। ठीक, क्लियर है प्लस पूरा साइड। रेनबो का फॉर्मेशन भी कल देखे थे, है ना, क्योंकि प्रिज्म है,
प्रिज्म ने ही 7 कलर से स्प्लिट किया है, तो यहाँ प्रिज्म तो नहीं है एटमॉस्फेयर में, तो यहाँ पे हु विल बिहेव लाइक अ प्रिज्म? वाटर ड्रॉपलेट्स। वाटर ड्रॉपलेट्स विल बिहेव लाइक अ प्रिज्म। व्हाइट लाइट कहाँ से आएगी? सन से। ठीक है, तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो थ्री फिनोमिना, एक होता है डिस्पर्जन, तभी तो लाइट स्प्लिट हो रही है, रिफ्रैक्शन भी हो रहा है, और जब वो लाइट निकलती है ना तो वो इस तरीके से बाहर आके निकलती है, उस फिनोमिना को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को मैंने आपको समझाया था कि अगर इंसिडेंट रे, ये रहा नॉर्मल, ये रही इंसिडेंट रे ना, इंसिडेंट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, एक और इंसिडेंट लिए बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, है ना। पर एक केस ऐसा आएगा, या अवे फ्रॉम द नॉर्मल भी हो सकता है, एक केस ऐसा आएगा जब आपका इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट इतना ज्यादा हो जाएगा कि पूरा का पूरा लाइट रिफ्रैक्ट होने के बजाय वापस से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और इसी को हम क्या नाम दिए थे? टोटल इंटरनल। यहाँ वही हो रहा है कि ये लाइट यहाँ रिफ्रैक्ट होके बाहर नहीं जा रही है ऐसे, वो अंदर ही रिफ्लेक्ट हो गई और फिर रिफ्रैक्ट होके बाहर चली। समझ रहे हैं क्या? तो ये रेनबो में डायग्राम जरूरी है। और तीन फिनोमिना ये अपन को मिलता है। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में ये आया है क्वेश्चन एमसीक्यू में, व्हाट आर द थ्री फिनोमिना, तो उसमें एक एक करके, मतलब एक ऑप्शन में ये तीनों थे, बाकी तीन ऑप्शन में एक एक को हटा करके एक में स्कैटरिंग डाल दिया, एक में एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन डाल दिया, तो ऐसे करके उन्होंने चार ऑप्शन बना दिए थे। तो आपको ये समझ रहे हैं ना? कई बार टोटल नहीं लिखा रहता तो इंटरनल रिफ्लेक्शन लिखा है तो भी सही है, चलेगा। ठीक है, so the water droplet act as a small prism. Water droplet will behave like a prism. When sunlight enters the water droplet, पहले डिस्पर्जन हुआ, मतलब पहले रिफ्रैक्शन फिर डिस्पर्जन, पहले तो अंदर आएगी ना लाइट बेंड होके, फर्स्ट रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और निकलते समय फिर भी तो रिफ्रैक्ट हो रहा है ना, यहाँ ऐसे तो ना निकला बाहर, यहाँ भी तो बेंड होके बाहर निकला है, तो आखिरी में फिर से रिफ्रैक्शन। ठीक है, occurs causing different colors in sunlight to refract at different angles. This results in the formation of rainbow. ठीक है, तो ऐसे ही कुछ और फिनोमिना अपन पढ़ेंगे जिसके रीजन, है ना, जो डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं, उनके रीजन उन्हीं फिनोमिना से आएंगे। ठीक है, तो इसका रीजन किस फिनोमिना से आया है? डिस्पर्शन। बाकी रिफ्रैक्शन और इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, ठीक है, बट मेन क्या है? डिस्पर्शन। ये वो समझाया मैंने क्रिटिकल एंगल वाला, कि लाइट अगर एक इंसिडेंट रे के एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए, आप तो सीधा पढ़ लियोगे ना, आप तक तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़े तो सीधा तो सुने होगे ना, एक एंगल होता है, मतलब एंगल को डिनोट करने के लिए आप एक्स भी ले लोगे तो गलत नहीं है वो, पर थीटा यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट एनी एंगल। ठीक है, तो अगर थीटा आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, और थीटा सी मतलब क्रिटिकल एंगल, अगर थीटा आई क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है तो लाइट रिफ्रैक्ट होने के बजाय रिफ्लेक्ट हो जाता है, अदरवाइज उसके पहले तक तो वो क्या हो रही थी? रिफ्रैक्ट ही हो रही थी। ठीक है, क्लियर है? देखो यहाँ पे आप देखना, पहले थीटा इतना था तो ये रिफ्रैक्ट हुई, थीटा थोड़ा और बड़ा तो देखो रिफ्रैक्ट हुई, पर वो कहाँ गई? देखो उसी बॉर्डर पे, इधर नहीं है, इधर आ गई। अब और अगर बढ़ा दिया आपने तो जो बचा कुछ है वो भी पूरा रिफ्लेक्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं? क्रिटिकल एंगल वही देखो, डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम, ये एंगल की वैल्यू चेंज होती है, कि हर बार ये एंगल सेम नहीं रहेगा, है ना, मीडियम टू मीडियम ये एंगल चेंज हो सकता है, पर इस एंगल से ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए, तभी ये वाला चीज हो पाएगा, वरना नहीं होगा। मतलब अगर आपका एंगल मान लो क्रिटिकल एंगल किसी के लिए 67 डिग्री, तो 66 डिग्री तक लाइट रिफ्रैक्ट होगी, पर जैसे ही आपने 67 डिग्री को क्रॉस किया तो लाइट रिफ्लेक्ट होना चालू होगा। ये होता है क्रिटिकल एंगल, तो वो मीडियम टू मीडियम वेरी करता है। ठीक है, मैंने एक ऐसी एग्जाम्पल लिया 67 डिग्री का। So total internal reflection means reflection of light on the same medium when the angle of incidence is greater than the critical angle. ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट फिनोमिना देखते हैं, दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एक डिस्पर्जन हो गया, एक स्कैटरिंग है, और लास्ट है हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है? इसका थोड़ा सा चीज आपने पढ़ा है क्लास 9 में, टिंडल इफेक्ट के नाम से, याद है टिंडल इफेक्ट? क्या होता था टिंडल इफेक्ट? मतलब हमें पाथ दिखता है उसका। ठीक है, हम पढ़ते थे सॉल्यूशन, कोलॉइड एंड सस्पेंशन, तीन टाइप के मिक्सचर पढ़ते थे,
जिससे हमको पता है कि सॉल्यूशन का पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं। बट वही मैं कोलॉइड की बात करूं या सस्पेंशन की बात करूं तो वहां पे पार्टिकल्स का साइज थोड़ा बड़ा होता है, सॉल्यूट पार्टिकल का साइज। सॉल्वेंट का साइज तो वैसे भी छोटा होता है, पर सॉल्यूट जिसको आप उससे घोल रहे हैं उसका साइज अगर बड़ा है तो सस्पेंशन या कोलॉइड की कैटेगरी में आएगा, और अगर बहुत छोटा है तो सॉल्यूशन की कैटेगरी में जाएगा। शुगर शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, ये सब क्या है? सॉल्यूशन। मिल्क हो गया, ब्लड हो गया, ये हो जाएंगे कोलॉइड। चॉक पाउडर, है ना, मडी वाटर, ये सब हो जाएंगे सस्पेंशन। तो हमने वहां पे ये पढ़ा था कि लाइट का पाथ तभी विजिबल होगा व्हेन दैट लाइट इज स्कैटर्ड बाय सम पार्टिकल, है ना। ये हम अपने घर में भी ऑब्जर्व करते हैं कि रूम में अंधेरा है और बाहर से अगर लाइट आ रही है अगर रूम के अंदर, और अगर दरवाजे के नीचे थोड़ा सा भी होल है या खिड़की है कुछ, तो वहां से आपको लाइट आती हुई अंदर दिखती है। दैट इज एक्चुअली फिंगर। अब वहां क्यों दिख रही है लाइट? क्योंकि रूम में एयर है, डस्ट भी होगा, तो इनसे वो लाइट टकराती है, स्कैटर होती है, एंड वी आर एबल टू सी। समझ रहे हैं ना? तो सॉल्यूशन में पार्टिकल्स का साइज इतना छोटा होता है कि वो लाइट स्कैटर ही नहीं हो पाती है, इसलिए हम सॉल्यूशन में लाइट के पाथ को नहीं देख पाते। बट मिल्क में, कोलॉइड में, सस्पेंशन में हमें वो लाइट का पाथ दिखता है, बिकॉज वहां पार्टिकल का साइज बड़ा है। दैट पार्टिकल इज लार्ज इनफ टू स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, दैट इज व्हाई वी आर एबल टू सी द पाथ। वहां हम ऐसे समझते थे कि ये रहा एक ग्लास, इसमें शुगर सॉल्यूशन है, इसमें मिल्क है, और इसमें लेट से चॉक पाउडर, चॉक वाटर, चॉक पाउडर प्लस वाटर। यहाँ से लाइट हमने टॉर्च मारा तो लाइट गई, ये सब ट्रांसपेरेंट ग्लास है ना। पर वो लाइट का पास हमें इसमें नहीं दिखेगा, हमें लाइट का पास इन दोनों में दिखेगा। तो ये कोलॉइड है, ये सस्पेंशन है, बट ये सॉल्यूशन है। पार्टिकल का साइज इतना छोटा था कि दे आर अनेबल टू स्कैटर द बीम ऑफ लाइट, एंड दैट इज व्हाई द पाथ इज इनविजिबल। इट डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, दे बोथ शो टिंडल इफेक्ट। समझ में आ रहा है क्या? अब यही चीज हमको यहाँ भी देखी, ठीक है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या था? फिनोमिना ऑफ एब्जॉर्बिंग ऑफ लाइट एंड देन री रेडिएटिंग। मतलब 10 पार्टिकल या एयर पार्टिकल थे, वो लाइट से टकराए, कुछ लाइट उन्होंने अब्सॉर्ब करी और बाकी को वापस से रेडिएट कर दिए, री रेडिएटेड इट इन डिफरेंट डायरेक्शन, इज कॉल्ड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है। इससे तो रीजन है कि वाई स्काई लुक्स ब्लू, ब्लू कलर पूरा स्कैटर होके फैल जाता है एटमॉस्फेयर में। जब भी हम ऊपर देखते हैं तो हमें ब्लू कलर दिखता है, वरना व्हाइट लाइट में तो और भी कलर्स है ना। बट अगेन स्कैटरिंग भी डिपेंड करती है वेवलेंथ पे। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है ना, उसकी स्कैटरिंग कम होती है। दैट इज वाई रेड लाइट को हम डेंजर से यूज करते हैं, ताकि हमें रेड लाइट दूर से दिखती रहे, वो स्कैटर ना हो जाए इधर उधर। फिर गाड़ी को रोकना है तो वहां पे रेड सिग्नल से रुकने के लिए गाड़ी, राइट। कहीं और भी डेंजर साइन में तुम देखते हैं ना, वो बना रहता है स्कल वाला साइन, वो सब रेड कलर के होते हैं। देखा है कभी, ऑब्जर्व किया आपने? तो डेंजर साइंस आर ऑलवेज मेड विथ रेड कलर्स। का कारण है कि वो दूर से दिखते रहे। समझ रहे हैं क्या? दूर से दिख रहे हैं इसलिए क्योंकि उसका वेवलेंथ ज्यादा है, स्कैटरिंग कम हो रही है। वही अगर उसको हमने ब्लू कलर से बना दिया था तो बहुत आगे जाने के बाद वो ब्लू कलर में दिखता, वरना वो हमें दूर से तो स्कैटर्ड रहता तो हमें वहां पे दिखता ही नहीं ब्लू कलर, क्योंकि वो आजू बाजू स्कैटर हो गया है। समझ रहे हैं क्या? तो दैट इज वाई हम रेड लाइट यूज करते हैं फॉर डेंजर सिग्नल। ये भी एक क्वेश्चन है कि वाई रेड लाइट इज यूज फॉर डेंजर सिग्नल। उसका रीजन अपन चालू कैसे करेंगे कि रेड लाइट का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, greater the wavelength, lesser is the scattering, so that we are able to see the red light from far, from far away distance. ठीक है। The amount of light scattered increases with decrease in wavelength. मतलब wavelength कम होगी, scattering बढ़ेगी। मैं उल्टा बोल रहा था, wavelength ज्यादा होगी, scattering कम होगी। एक ही चीज है, ठीक है। This means that blue light is scattered more than the red. Red ज्यादा scatter नहीं होती है, blue ज्यादा scatter होगी। Invisible range, red light is scattered the least. ठीक है। पहला फिनोमिना, वाई स्काई लुक्स ब्लू। क्वेश्चन आता है ऐसा, वाई स्काई लुक्स ब्लू। तो व्हेन सनलाइट ट्रैवल्स फ्रॉम अर्थ एटमॉस्फेयर, ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड मोर देन द रेड। देखो मेन तो हमारे तीन कलर्स होते हैं प्राइमरी, आर चीज, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। तो उसमें अगर रेड स्कैटर नहीं हो रहा है, ब्लू ज्यादा स्कैटर हो रहा है, तो मैं ब्लू ज्यादा लिखूंगा। ठीक है। दिस ब्लू लाइट एंटर्स अवर आई व्हेन वी लुक अप, देयरफॉर स्काई लुक्स। ये रीजन है बिहाइंड द
स्काई लुक्स, ठीक है। कुछ और फिनोमिना अपन देखते हैं। सन लुक्स रेड वाइल सनराइज एंड सनसेट। अब क्या होता है सनराइज के समय और सनसेट के समय, जब सूरज उग रहा है या सूरज डूब रहा है, उस समय सूरज सबसे दूर होता है हमसे। जब सनराइज हो रहा है तब सबसे फारदेस्ट है सन, और जब सन सेट हो रहा है तब भी सन सबसे फारदेस्ट होता है हमसे, ठीक है। तो उस केस में क्या हो रहा है, लाइट तो ब्लू भी स्कैटर हो रही है, पर वो इतनी स्कैटर हो चुकी है कि वो फैल गई है पूरी। और दूर तक कौन ट्रैवल कर पाती है बिना स्कैटर किए हुए, रेड। तो वो ऑरेंज रेड और येलोइश का हमें जो शेड मिलता है वही होता है हमारा उस समय सन का कलर। तो वाई सन लुक्स रेड वाइल सनराइज एंड सनसेट, ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज सनलाइट ट्रेवल्स अ लॉन्ग डिस्टेंस। ऑब्वियसली दूर है तो उसको ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करके हम तक पहुंचना पड़ रहा है, राइट, थ्रू द अर्थ एटमॉस्फेयर। मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड, व्हाइट लाइट फ्रॉम विच ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड, वो थोड़ा रेड येलोइश टाइप की ही दिखने वाली है, ठीक है। ये वाला मैंने आपको बता दिया है, एक बार रीड कर लेंगे बस। डेंजर सिग्नल्स आर रेड because red light is scattered least by the atmosphere. Therefore, it can travel larger distances with appreciable intensity. बिना उसकी इंटेंसिटी कम हुए वो लार्जर डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकती है। तो यहाँ भी हो रही थी, तभी तो हमें रेड दिख रही थी बस, बाकी कलर स्कैटर हो गए, ठीक है। एक और क्वेश्चन ये वाला भी कई बार आया है कि स्काई लुक्स डार्क टू एस्ट्रोनॉट्स। एस्ट्रोनॉट की जगह ऐसा भी हो जाता है कि जो हाई एल्टीट्यूड में ट्रैवल कर रहे हैं उनको स्काई ब्लैक दिख रहा है, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉट को क्यों दिख रहा है, बिकॉज वो तो स्पेस में है, स्पेस में नहीं है कुछ एयर वेयर, तो वहां पे स्कैटरिंग नहीं हो पाएगी, तो लाइट नहीं, ठीक है। दिस इज बिकॉज देयर इज नो एटमॉस्फेयर नो एयर एट सच हाइट ऑन अर्थ, स्काई लुक ब्लू बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, क्योंकि एयर पार्टिकल्स हैं, स्कैटरिंग हो रही है। इफ देयर वुड हैव बीन नो एटमॉस्फेयर ऑन अर्थ, मान लो अगर अर्थ में भी एटमॉस्फेयर नहीं होता तो हमें यहाँ भी सब ब्लैक ही दिखता है, क्योंकि स्कैटरिंग ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा फिनोमिना था, एक हो गया डिस्पर्जन, दूसरा हो गया स्कैटरिंग। थर्ड एंड लास्ट फिनोमिना इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन तो हम जानते हैं ना क्या होता है, कि व्हेन अ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इट बेंड्स। यही तो है सिंपल सा डेफिनेशन रिफ्रैक्शन का। अब कैसे बेंड होगी, वो अपन रेयर टू डेंसर डेंसर टू रेयर, वो और डीप में जाएंगे तो हमने वो भी पढ़ा, ठीक है। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का मतलब क्या हो कि एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो एटमॉस्फेयर में रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा है, एटमॉस्फेयर में तो सब एयर एयर ही है, तो फिर रिफ्रैक्शन कैसे हो गया, मीडियम तो सब सेम है, वहां कहीं ग्लास थोड़ी ना है या कहीं वाटर थोड़ी ना है कि एयर से वाटर में ट्रेवल कर रही है लाइट या एयर से ग्लास में ट्रेवल कर रही है लाइट, तो बेंड होते हुए आ रही है। अब देख रहे हैं लाइट बेंड होते हुए आ रही है अर्थ तक, अर्थ सरफेस तक ये लाइट कैसे आ रही है, बेंड होते हुए। तो ये बेंड क्यों हुई, यहाँ पे तो कोई मीडियम अलग नहीं था, सब तो एयर एयर है, ठीक है। बट क्या होता है ना, हमारा एटमॉस्फेयर भी कांस्टेंट नहीं है, कहीं पे एयर ज्यादा है कहीं पे एयर कम है, द एयर कीप्स ऑन मूविंग, स्टेडी नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। तो उससे क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि कहीं पे ज्यादा एयर होने के कारण वो रीजन थोड़ा डेंसर हो जाता है, और कहीं पे एयर कम होने के कारण वो रीजन रेयर हो जाता है। जाहिर सी बात, अगर आप और ऊपर जाएंगे एल्टीट्यूड में तो वहां पे एयर कम है ना, माउंटेनियर्स जाते हैं जो टेक सिलेंडर्स विद देम, क्योंकि उस रेंज में जाकर के एयर की डेंसिटी कम हो जाती है, उनको प्रॉपर एयर की सप्लाई नहीं मिल पाएगी फॉर ब्रीदिंग, इसलिए दे कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स विद देम, राइट। तो ऊपर मतलब एयर की डेंसिटी कम है, यानी कि रेयर रेयर मीडियम। पर जैसे जैसे अपन अर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं, यहाँ पे तो डेंसिटी ज्यादा है ना एयर की, तो दैट बिकम्स अ डेंसिटी रेयर टू डेंसिटी। इस तरीके से दो अलग, एक ही मीडियम में दो अलग अलग सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। जिस एक सिचुएशन को हम रेयरर बोल रहे हैं, जहाँ पे एयर ज्यादा है, उस सिचुएशन को हम डेंसर बोल रहे हैं, समझ रहे हैं। तो लाइट स्ट्रेट ना आकर के कैसे आती है, ऐसे कर्व्ड पाथ लेती है एटमॉस्फेयर से अर्थ सरफेस तक। लाइट जब आती है इट डू नॉट कम स्ट्रेट, है ना, इट टेक अ कर्व्ड पाथ, बिकॉज हर पार्ट में रिफ्रैक्शन हो रहा है और वो रिफ्लेक्शन होते 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 बेंड हो जा रही है लाइट। समझ में आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीजेस और ऑप्टिकल डेंसिटी इंक्रीजेस। ऊपर से नीचे आओगे तो एयर की डेंसिटी बढ़ रही है, ऑप्टिकल डेंसिटी इंक्रीजेस, इसका मतलब क्या हुआ, डेंसर मीडियम, ऊपर रेयर मीडियम था, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ रही है। ऑप्टिकल डेंसिटी समझ गए ना, कि मीडियम डेंसर होते जा रहा है,
ऑप्टिकल डेंसिटी कम हो रही है बोलते तो मीडियम रेयरर होता जा रहा है, ठीक है। So as we move from high altitude in the atmosphere to the surface of Earth, optical density increases. यहाँ एयर कम थी तो ये रेयरर है, जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं एयर बढ़ रही है, एयर ज्यादा है तो वो डेंसर मीडियम, तो ऑप्टिकल डेंसिटी इंक्रीजेस। क्लियर है ये? Therefore, a ray of light propagating from higher altitude to the surface of Earth bends. Diffraction हो रहा है, ठीक है। This results in a curved path of light rays. This phenomena is called atmospheric refraction. तो रिफ्रैक्शन एटमॉस्फेयर में भी होता है, भले वहां पे मीडियम एयर ही एयर है, पर एयर भी आप अपने अंदर ही रेयरर और डेंसर बना रही है। जहाँ एयर कम है वो रेयरर हो गया, जहाँ एयर ज्यादा है वो डेंसर। और जाहिर सी बात है ऊपर वाला पॉइंट रेयरर होगा, नीचे आपको तो डेंसर होगा। अब इस फिनोमिना के हेल्प से और क्या क्या हो रहा है नेचर में, क्या हो रहा है देखो। पहला है सन कैन बी सीन 2 मिनट बिफोर एक्चुअल सनराइज, तो कहते हैं हम एडवांस सनराइज, एंड 2 मिनट आफ्टर एक्चुअल सनसेट। कहने का मतलब अभी सन यहाँ है, हमें सनराइज तभी दिखता है जब वो होराइजन के ऊपर आ जाए। एक लाइन होती है होराइजन, आप लोग ज्योग्राफी वगैरह में पढ़ा होगा, है ना। इस लाइन के ऊपर अगर सन आएगा तो आपको दिखना चालू हो जाएगा, यानी कि सनराइज आप बोलोगे कि हाँ सूरज उग गया। ठीक है, अभी इस लाइन के नीचे चला जाएगा तो आप बोलोगे कि हाँ सनसेट हो गया। करेक्ट। तो अभी क्या हुआ ना, सन यहाँ पे था होराइजन के नीचे, आप यहाँ खड़े हो, सनलाइट ऐसे ट्रेवल कर रही है स्ट्रेट लाइन में, और जैसे ही वो एटमॉस्फेयर के अंदर घुसी वो बेंड होकर के इस पर्सन के पास पहुंची। अब हम तो स्ट्रेट ही देखेंगे ना, हम कैसे बेंड करेंगे देखने के लिए, राइट। तो हम जब स्ट्रेट देखें तो हमें एक्चुअली में सन यहाँ दिख रहा है, बट एक्चुअली में सन यहाँ नहीं है, सन कहाँ है, नीचे। 2 मिनट पहले से सन आपको दिखना चालू हो जाता है उसके एक्चुअल सनराइज, क्योंकि लाइट सन से बेंड होते हुए आई है। आप जब उसको देखे तो सन यहाँ दिख रहा था, तो एक्चुअली में सन की रियल पोजीशन क्या है अभी, और ये क्या है उसकी वर्चुअल पोजीशन, वहां है नहीं, आपको दिख रहा है। समझ रहे हैं क्या? सेम होगा जब सनसेट होगा, सनसेट होने के बाद भी आपको सन दिखता रहेगा, यानी कि 2 मिनट पहले से दिखना चालू हो जाएगा, तभी तो एडवांस हो गया ना, पहले से ही दिख रहा है सन। तो पहले से जो देते उसको एडवांस बोलते हैं ना, और बाद में देते उसको क्या बोलते हैं, सी। तो इससे क्या होता है पता है, दिन का ड्यूरेशन 4 मिनट से बढ़ जाता है। दिन का ड्यूरेशन बोला मैंने, पूरा दिन का एक दिन का 24 आवर्स 4 मिनट नहीं बोलता हूँ। हम तो सोचते हैं कि 24 आवर्स में 12 आवर्स डे है और 12 आवर्स नाइट, डार्क है और लाइट है, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। 12 आवर्स 4 मिनट डे टाइम हो गया, और बाकी का बचा हुआ क्या है, ये 4 मिनट क्यों एक्स्ट्रा हुआ, जस्ट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फियरिक डिलेड सनसेट, एडवांस सनराइज। 2 मिनट पहले दिखना चालू हो जाएगा, डूबने के बाद भी 2 मिनट तक दिखता है। समझ रहे हैं? तो ओवरऑल 2 और 2 4 मिनट से दिन का टाइम बढ़, लाइट टाइम इंक्रीज बाय 4 मिनट। क्लियर है? रीजन पढ़ लेते हैं एक बार। द सन शुड बी सीन बाय द ऑब्जर्वर व्हेन इट रीचेस द होराइजन। जब सन होराइजन में पहुंचेगा तभी दिखना चाहिए, तभी दिखता है एक्चुअली ऑब्जर्वर, बिकॉज इन दिस केस द सन इज इन द डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट। हम लाइन ऑफ साइट में ही देख सकते हैं ना, जैसे अगर कैमरे के पीछे कुछ रखा हुआ है तो हम नहीं देख सकते, क्योंकि वो हमारी लाइन ऑफ साइट के अंदर है ही। लाइन ऑफ साइट मतलब स्ट्रेट लाइन, लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो उस कैमरा के पीछे अगर कुछ रखा हुआ है तो वहां से लाइट ऐसे ट्रैवल करके नहीं आती। समझ रहे ना? तो ये लाइन ऑफ साइट होती है कि जहां तक हम स्ट्रेट देख पा रहे हैं, दैट इज अवर लाइन ऑफ साइट। So when it reaches the horizon, because in this case the sun is in the direct line of sight of the observer. But sun is seen before it reaches the horizon. This can be explained by atmospheric refraction. So as a ray of light from the sun enters the Earth's atmosphere, it follows. तो यहाँ तक straight थी, है ना? तो ये अर्थ का सरफेस है, और ये वाला लाइन जो है वो एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर जहां चालू हुआ मतलब एयर चालू हो गई, तो जहां ये एटमॉस्फेयर के अंदर घुसी लाइट वो बेंड होना चालू हो गई, कर्व्ड पाथ। समझ रहे हैं? इट स्टार्टेड टेकिंग अ कर्व्ड पाथ, जब इस कर्व पाथ को एक्सटेंड किया गया तो सन यहाँ, ठीक है। So this can be explained by atmospheric refraction
as a ray of light from the sun enters the Earth's atmosphere, it follows a curved path due to atmospheric refraction and reaches the observer. It appears to the observer if the rays are coming from point I, ना कि from this. इसको लग रहा है यहाँ से लाइट आ रही है, वो तो स्ट्रेट ही देखेगा ना. Thus, sun is seen 2 minutes before the sun reaches the horizon. The same phenomena takes place at the time of sunset, and the sun is seen 2 minutes after the sun has gone below the horizon. है ना, बिलो होराइजन में आने से पहले 2 मिनट पहले और होराइजन के जाने के बाद भी 2 मिनट तक दिखेगा. Therefore, the duration of the day increases by 4 minutes due to atmospheric. ठीक है. और एक और एक फिनोमिना है, और एक और एक डे टू डे लाइफ का चीज है जो हम एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ऑब्जर्व करते हैं, वो है स्टार अपीयर हायर देन देयर एक्चुअल पोजीशन. स्टार एक्चुअली में यहाँ पे है, बट अगेन स्टार से जो लाइट आ रही है एटमॉस्फेयर में आने के बाद एक फॉलो द कर्व पाथ, और जो हमने उसको स्टेट देखा तो वो की पोजीशन से वो ऊपर दिख रहा है. डायग्राम आर वेरी इंपॉर्टेंट, दिस डायग्राम एंड दिस डायग्राम. है ना, अगर आपको ये समझाने बोलता तो डायग्राम बनाना है ये वाला, और अगर स्टार का पर बोलता है कि स्टार हमें एक्चुअल पोजीशन से ऊपर दिख रहा है तो आपको ये डायग्राम बनाना. ठीक है. ठीक है. ये अर्थ सरफेस है जहाँ पे आपका ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, ये एटमॉस्फेयर है, और स्टार का रियल पोजीशन एंड अपैरेंट पोजीशन. ठीक है, वर्चुअल पोजीशन. A ray of light coming from star O on entering the Earth's atmosphere follows a curved path. और रीजन क्या है? Atmospheric refraction. It appears to the observer as if the rays are coming from I, not O, and therefore star is seen by the observer at I. Clearly, I is higher than O. I का जो पोजीशन है वो O से क्या है? थोड़ा higher. Twinkling of stars and planets do not twinkle. इसका भी इनको समझ लेते हैं. Twinkling of stars, stars actually twinkle नहीं करते ना. हमने जो बचपन में जो पोयम पढ़ी है वो जैसा, they do not twinkle. धोखा आज हमारा दूर होगा. जो हम बचपन में पढ़ते हैं ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर. आज अपन को पता चलेगा व्हाट यू आर. ठीक है. तो एक्चुअली स्टार्स दे डू नॉट ट्विंकल, बट उनके सामने का जो एयर है ना, उसकी डेंसिटी कम ज्यादा होती रहती है. दैट इज व्हाई दे अपीयर टू ट्विंकल, दे डू नॉट ट्विंकल. अब एक लाइट के सामने अगर आप बार बार हाथ ऐसे करते रहोगे तो ऐसा लगेगा ना लाइट बंद कुछ बंद कुछ बंद कुछ हो रही है, तो वही ट्विंकल होता है. ठीक है. द लाइट फ्रॉम स्टार्स reaches us after atmospheric refraction. The atmosphere is not steady. ये मैंने आपको समय भी कहा था ना कि एटमॉस्फेयर कांस्टेंट नहीं है हर जगह पर. इट इज नॉट स्टेडी बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन टेम्परेचर एंड एयर मोबिलिटी. टेम्परेचर के कारण एयर की मोबिलिटी कभी फास्ट है, कभी विंड की स्पीड स्लो है, ऐसा होता रहता है. ठीक है. दैट इज वाई द एटमॉस्फेयर इज नॉट स्टडी. स्टडी मतलब नॉट कांस्टेंट. आप स्टडी की जगह कांस्टेंट भी लिख सकते हैं. ठीक है. Therefore, the refractive index of air in a given region keeps on changing continuously. Due to this, the amount of light reaching us is not always the same. है ना, हर बार लाइट हम तक जो पहुंच रही है वो हर बार सेम नहीं है. तो कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, उसी को हम ट्विंकल का नाम देते हैं. इज नॉट द सेम. देयरफॉर स्टार्स अपीयर ट्विंकल. अपीयर लिखा, देखो अपीयर हमको पता ना, अपीयर मतलब तो वर्चुअल होता है ना. वर्चुअल इमेज में भी हम अपीयर टू जैसे ना, अपीयर टू कम फ्रॉम दिस पॉइंट, और एक्चुअली में थोड़ा आ गया. तो ये भी वही चीज है. अपीयर ट्विंकल, ये एक्चुअली आर नॉट ट्विंकल. ठीक है. अब स्टार्स ट्विंकल होते हुए दिखते हैं बट प्लैनेट नहीं दिखते. इसका कारण है कि इनका डिस्टेंस. स्टार्स आर फार अवे फ्रॉम अस, प्लैनेट्स आर नियर अस. प्लैनेट्स जो है वो पास में होते हैं, वैसे स्टार हमको एक पॉइंट जैसे दिखता है ना, पर क्या वाकई में उनका साइज पॉइंट जैसा थोड़ी ना होगा. वो तो हमें दूर से पॉइंट दिखते हैं. जस्ट इमेजिन कि वो कितने बड़े होंगे. समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ. तो दे अपीयर टू अस लाइक अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, बट दे एक्चुअली आर नॉट अ पॉइंट ऑब्जेक्ट. हमें को बस वो दिख रहे हैं पॉइंट जैसे. वही प्लैनेट क्या होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं. बड़े इन सेंस, बड़े तो स्टार थी बट वो छोटे दिख रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर डिस्टेंस. प्लैनेट भी उतने ही साइज के होंगे लगभग, बट वो हमें बड़े दिख रहे हैं बिकॉज वो पास में. ठीक है. तो स्टार्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस
and thus act as a point source. एक point की तरह दिख रहा है. Light coming from a point source is affected by atmospheric changes. तो atmospheric changes के कारण एक point का light affect हो सकता है जिससे अपन को वो twinkle होते हुए नजर आ रहा है. बट अगर एक planet है जो कि nearer है, पास में है, तो it appears bigger as compared to stars. So therefore, a planet appears bigger as well sorry, it cannot be treated as a point source. आपने स्टार को एक पॉइंट बोल दिया, बट प्लैनेट इज नॉट अ पॉइंट सोर्स. इनफैक्ट प्लैनेट इज मेड अप ऑफ वेरियस पॉइंट सोर्सेस, ऐसा बोल सकते हैं. ठीक है. इनफैक्ट अ प्लैनेट कैन बी कंसिडर्ड एज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट सोर्सेस. If intensity of light from one point source decreases, it increases from the other source. तो अल्टीमेटली हमें प्लैनेट हमेशा एक जैसा दिखता रहता है, क्योंकि वहां पे बहुत सारे पॉइंट्स है समझ. अगर एक पॉइंट से इंटेंसिटी कम है तो दूसरे पॉइंट से इंटेंसिटी ज्यादा हो रही है. तो अल्टीमेटली हमको प्लैनेट वैसा ही दिखता रहता है, ट्विंकलिंग अपीयर नहीं होता. देखो प्लैनेट डू नॉट ट्विंक. ठीक है. तो ये सारे तीन फिनोमिना के सारे अलग अलग डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल. ठीक है. इसमें एक डिस्पर्जन हो गया. डिस्पर्जन में एक एग्जाम्पल देखा हमने रेनबो वाला. फिर कैटरिंग में हमने एग्जाम्पल देखा वो स्काई लुक ब्लू वाला, एस्ट्रोनॉट को स्काई ब्लैक दिख रहा है. फिर मतलब सनराइज और सनसेट के समय रेड दिख रहा है सन. रेड सिग्नल को क्यों यूज कर रहे हैं एज अ डेंजर सिग्नल. ये सब आपके किसके रीजन हो जाएंगे, स्कैटरिंग. और एटमॉस्फेयर डिफ्रैक्शन का चार हमने देखा. एक एडवांस सनराइज सनसेट, फिर एक स्टार्स अपीयर हायर देन देयर एक्चुअल पोजीशन, स्टार्स ट्विंकल, प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल. ठीक है. ये आपको पूरा चाहते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर भी बचे होंगे. ठीक है. तो टाइम है तो मतलब अदरवाइज ये पूरा कंप्लीट करना है. ठीक है. ह्यूमन आई हमारा हो गया है. बस एक क्लास लेकर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज और इंटेक्स के. ज्यादा क्वेश्चन नहीं है. ठीक है. कुछ डाउट बोल रहे हो? समझ में नहीं आया? ठीक है. एक बार नोट डाउन करना, फिर कुछ डाउट होगा तो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे. ठीक है. और सारे क्वेश्चन आंसर. ठीक है. थैंक यू. ये रिपीट रिपीट चीजें मत लिखना ना. जैसे इस डायग्राम को मैंने पीछे वापस से बनाया है, तो आप सीधा वही पेज लिखना. सुन रहे हैं क्या? थोड़ा दिमाग लगा करके लिखना. ये मैंने समझाया है, बट फिर देखो हेडिंग यही है, सम प्रैक्टिकल फिनोमिना ऑन द बेस ऑफ एटमॉस्फेयर फ्रैक्शन. इसको ना लिख के सीधा ये चालू करेंगे. सुन रहे हैं क्या? ये है. और स्टार अपीयर ऊपर वाले भी सेकंड पेज में लिखा हुआ है. इस पेज को लिखने की जरूरत नहीं है. सुन रहे हैं क्या? अरे हाँ है ना. यहाँ बना हुआ है दो डायग्राम, तो थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा लेना यूज मतलब लिखते हुए.